नमस्कार, डिजिटली टॉक्स इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वीके सिंह। तारीख 2 जून दिन मंगलवार का समय रात के करीब 10 बज रहे थे। पटना के मुसल्लमपुर हट के पास अचानक हंगामा, मारपीट, फायरिंग शुरू होती है और यहीं से शुरू होती है कोचिंग शिक्षकों के बीच गैंग्स ऑफ पटना का वॉर, जिसमें दो किरदार है, एक फैजल खान उर्फ खान सर और दूसरे रोशन आनंद सर। दोनों ही पेशे से शिक्षक है। दोनों ही बच्चों को कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहते हैं, लेकिन कौन बेहतर और इसकी वर्चस्व की लड़ाई में अब दोनों ही आमने सामने हैं। आमतौर पर आपने गुंडों के बीच में, दबंगों के बीच में ऐसी लड़ाई देखी होगी, सुनी होगी, जहां बात गोलीबारी और हत्या तक पहुंच जाती है। लेकिन इस बार वर्चस्व की है जो लड़ाई की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, वह शिक्षकों के बीच में है, जिसकी आग में बच्चे झोंके जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अब दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। कई वीडियोज वायरल है जिसमें कोई खान सर की शेरनी कह रहा है खुद को, कोई कुछ। बवाल के बाद बच्चों को जनसैलाब भी उमड़ा खान सर की कोचिंग के बाहर। हालांकि कोचिंग बंद होने के बाद बच्चे वापस लौट गए। यह घटना जितनी नॉर्मल दिखाई पड़ती है कुछ लोगों को, लेकिन वाकई में इतनी है नहीं। घटना के बाद खान सर ने अपनी कोचिंग के बाहर 10 राउंड फायरिंग का दावा किया था। पटना पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया, जिसके बाद खान सर ने अपने दावे से एक ही दिन में यू टर्न ले लिया। लेकिन तभी आया 3 जून का दिन भर ड्रामा हुआ। ड्रामा चलने के बाद पुलिस ने सीधे रोशन आनंद को गिरफ्तार किया और अब वह जेल में है। लेकिन आते जाते उन्होंने कई बातें कही, जिसमें साफ शब्दों में यह था कि उन्हें फंसाने, बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि आरोपों को पूरी तरीके से ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन सर बोल ही रहे थे और उन पे सवालों की बौछार हो ही रही थी, चर्चा चल ही रही थी। तब तक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है खान सर पर। जी हाँ, वो खान सर जिन्होंने पहले दावा किया कि फायरिंग हुई और फिर पलट गए। इस मामले में ट्विस्ट लेकर के आया सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, जिसमें कुछ लोग उस रात फायरिंग करते दिख रहे थे। दावा किया जा रहा है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि खान सर के गार्ड से। हालांकि डिजिटली टॉक्स इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा किया गया कि वायरल वीडियो में खान सर के कोचिंग के ही गार्ड्स फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद एक्शन में पटना पुलिस आई और कल तक जो पटना पुलिस रोशन आनंद सर को उठा लेकर गई थी, अब खान सर के कोचिंग के दोनों गार्ड्स को पकड़ के ले गई। फायरिंग केस में आई इस ट्विस्ट के बाद कोचिंग संचालक खान सर के ऊपर भी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है। दरअसल इस पूरे विवाद के बीच पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को पकड़ लिया था। जैसा हमने आपको बताया, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने खान सर के कोचिंग के गार्ड्स को पकड़ लिया। कोचिंग गार्ड्स ने कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने चलाया था, फायरिंग की थी, उन्होंने गन चलाए थे, गन जब्त किए गए। अब सवाल है कि आखिर शिक्षकों के बीच यह गैंग वॉर कैसा, लड़ाई कैसी। खान सर और रोशन सर दोनों के बारे में आपको बता दें कि दोनों दरोगा भर्ती की तैयारी करवाते हैं। एसएससी, रेलवे और बहुत कुछ अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी यहाँ होती है। हर साल रिजल्ट के बाद सफल अभ्यर्थियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और यहीं से दोनों के बीच विवादों का जो दावा है वो किया जा रहा है। इस घटना ने कोचिंग माफिया और संस्थान के बीच वर्चस्व की लड़ाई जो सालों से चल रही थी और चल रही है, जैसे मुद्दों के फिर से हवा दे दिया। बिहार में करीब हजारों प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं और इसका सालाना टर्नओवर अगर आप देखें तो करोड़ों में है। मतलब पैसा ही पैसा, और यहीं से बड़ी लड़ाई जो है वो भी शुरू होती है। फिलहाल पटना के कोचिंग नगरी में छिड़ी इस जंग ने एक और सवाल छोड़ दिया है कि क्या शिक्षा की दुनिया अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित है, या फिर यहाँ भी वर्चस्व और प्रभाव की जो लड़ाई है उतनी बड़ी हो चुकी है जितनी राजनीति और सत्ता की दुनिया में होती है। फिलहाल यह मामला सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों के विवाद का नहीं है, बल्कि पटना के कोचिंग जगत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन के सामने आया है। खान सर और रोशन आनंद सर के बारे में अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो विवाद है वह बहुत ही पुराना है और यह विवाद यहीं से शुरू होता है कि आखिर किस कोचिंग से कितने बच्चे निकलते हैं। इन दोनों के कोचिंग संस्थान को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कोचिंग संस्थान एक जगह पर चलते हैं। कई बार जो बहस है, विवाद है, दोनों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन दोनों में बड़ा, कौन बेहतर शिक्षक, किसमें कितनी किसकी फैन फॉलोइंग, किसके कितने बड़े स्टूडेंट्स का जो जमावड़ा है, वो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बयानबाजी कई बार जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन इस तरीके से खुलकर के कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा गया। खैर, इस विवाद के सामने आने के बाद बिहार में जो कोटा के बाद सबसे ज्यादा कोचिंग का हब माना जाता है, उन कोचिंग संस्थान और शिक्षकों पर सवाल उठने लगे हैं। यह विवाद जो है वो काफी वक्त से चल रहा है। खान सर और रोशन आनंद सर के बीच विवाद पहले सोशल मीडिया पर देखने को मिलता था। कई ऐसे बहस के वीडियोज है, एक दूसरे पर तंज कसते वीडियो है
जो कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन यह विवाद इस मोड़ तक पहुंचेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गार्ड ने, जो कि पुलिस के पास है, फिलहाल पूछताछ जिनसे हो रही है, उन्होंने अपना जो गुनाह है वो कबूल किया। उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने फायरिंग की थी। जो जानकारी हम तक आई है सामने, और पुलिस ने वो फायरिंग जिस गन से की गई, जिस बंदूक से की गई, उसको भी जब्त कर लिया है, हथियार को जब्त कर लिया है। फिलहाल खान सर से भी जो पूछताछ है वो जारी है। अब ऐसे में देखना होगा, बताया जा रहा है कि अगर दोनों के जो बयान है अगर मिसमैच होते हैं तो खान सर पर भी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक सकती है। देखना होगा कि दोनों ही पूछताछ में क्या कुछ बातें जो है वो निकल करके सामने आती है। रोशन आनंद सर जो कि शिक्षक है और मशहूर जिनसे खान सर का विवाद हुआ, वो फिलहाल जेल में है और उनके वकील ने बताया कि 15 से 20 दिन लगभग उनको लगेंगे जेल से बाहर आने में, और उन पर कई ऐसी धाराएं लगाई गई जो कि गलत है, उन पर यह धाराएं लागू नहीं होती है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में पूछताछ में क्या निकल के सामने आता है, पुलिस या उसकी जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है, यह लड़ाई की असली वजह क्या निकल के सामने आती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पटना की सड़कों में शिक्षकों के बीच में यह गैंग वॉर देखने को मिल रहा है, यह वाकई बेहद चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ डिजिटली टॉक्स इंडिया पर। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे डिजिटली टॉक्स इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत। सीबीएसई से लेकर जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, यह बीते कई दिनों से पूरा देश देख ही रहा है। नेशनल लेवल के एग्जाम्स जिनसे लाखों बच्चों का भविष्य तय होता है, उनके सिस्टम्स में भारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। और गड़बड़ियां बड़े बड़े हैकर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं, बल्कि 16-17 साल के बच्चे उजागर कर रहे हैं। ये बच्चे इन एग्जाम्स के लिए बनाए गए सर्वर्स में घुसकर इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। हालांकि इन बच्चों की कम उम्र से उनकी काबिलियत का पैमाना तय करना ठीक नहीं होगा, मगर जो तजुर्बेकार लोग बैठकर इन सर्वर्स और उनके सिस्टम को गढ़ रहे हैं, उन्हें जरूर अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हाल ही में एक 16 साल के बच्चे रेलन अर्नील ने एक नया फ्लो उजागर किया है। रायलिन ने एथिकल हैकिंग के जरिए नीट और जेईई एडवांस जैसे एग्जाम्स में गड़बड़ियां निकाली। रायलिन ने सबसे पहले नीट पोर्टल पर गड़बड़ी की जानकारी सरकार को दी थी, जिसके बाद पूरे पोर्टल को बंद कर दिया गया था। बाद में खुद परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने रायलिन से कांटेक्ट किया। इस बारे में रायलिन से इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट सोनल मल्होत्रा कपूर ने बातचीत की है। इस बातचीत में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन सिस्टम्स को हैक किया, इसमें कितना वक्त लगा और कैसे सिस्टम की गड़बड़ियां बताना उनके लिए ही मुश्किल का सबब बन गया था। रायलिन फिलहाल दुबई में रहते हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट से इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में वो बताते हैं कि 8th क्लास से ही उनकी कंप्यूटर में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। उन्होंने तभी से लाइनेक्स सिस्टम्स पर काम करना शुरू कर दिया। आगे चलकर वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं। रायली ने बताया कि उन्हें नीट और जेईई एडवांस का सिस्टम हैक करने में महज 3 से 4 घंटे लगे। 31 मई को उन्होंने नीट में गड़बड़ी के बारे में पहली बार CERTM को जानकारी दी थी। यह भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। 10 मिनट बाद उन्होंने इसके बारे में एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और सो गए। रात भर में यह खबर तेजी से फैल गई। सुबह जब वो उठे तो देखा कि उन्हें एनटीए के अधिकारियों की तरफ से ईमेल आया हुआ है। ईमेल में उनका शुक्रिया अदा किया गया इतनी बड़ी कमी सामने लाने के लिए। रायलिन के मुताबिक इसके बाद एनटीए ने तुरंत पूरे पोर्टल को बंद कर दिया। रायलिन बताते हैं कि सीधे एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने उनसे कांटेक्ट किया था, उन्हें थैंक यू बोला। फिर रायलिन ने इसी तरह जेईई के पोर्टल पर भी गड़बड़ियां सामने लाई। इस मामले में भी वो बताते हैं कि तेजी से काम हुआ। उन्होंने एनटीए डीजी अभिषेक सिंह को मेल किया, जिन्होंने उसे आगे आईआईटी के चिप्स को भेज दिया। कुछ ही घंटों के अंदर यह फ्लो कथित तौर पर ठीक भी कर लिया गया। इंटरव्यू में रायलिन से पूछा गया कि सीबीएसई में गड़बड़ी सामने लाने वाले सार्थक को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था। इसके बाद सीबीएसई में बड़ा फेरबदल हुआ। क्या वो इस कार्यवाही से खुश है या उन्हें लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ किया जा सकता है? इस पर वो कहते हैं कि अब तक की कार्यवाही से वो खुश है। सीबीएसई ने बताई गई सभी कमियों को ठीक कर दिया है। एनटीए के अधिकारियों ने भी तेजी से जवाब दिया, लेकिन उन्हें अब भी लगता है कि सरकारी सिस्टम में कई खामियां हैं जिन्हें तुरंत ठीक करने की जरूरत है। आरएल से पूछा गया कि नीट परीक्षा ऑनलाइन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या मौजूदा सिस्टम इतने सक्षम है कि ये हो सके? इस पर वो कहते हैं कि एनटीए के पास इसकी क्षमता तो है, लेकिन जब तक जरूरी सावधानियां बरती जा रही है उसे ऑफलाइन मोड में ही कराना ठीक रहेगा। रायलिन से यह भी पूछा गया कि
क्या गड़बड़ियों की पोल खोलते हुए उन्हें डर नहीं लगा? क्योंकि पहले ही ऐसा करने वाले स्टूडेंट्स को ट्रोल किया जा चुका था, पाकिस्तानी और देशद्रोही तक कहा गया था। इस पर वो कहते हैं कि जब उन्होंने शुरू में इसके बारे में पोस्ट की तो उन्हें डर जरूर लगा, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे क्या। लेकिन जब एनटीए ने उनसे कांटेक्ट किया तो उनकी चिंताएं दूर हो गई। उन्हें लगता है कि इन मुद्दों को उठाकर स्टूडेंट्स ने असली देश हित में काम किया है। रायलिन से आगे भी पूछा गया कि इन सब के बारे में उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या उन्हें डर नहीं लगा? इस पर रायलिन कहते हैं कि शुरू में उनके पेरेंट्स हिचकिचाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने समझाया तो वह भी उनके साथ खड़े हो गए, यानी पेरेंट्स का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। फिलहाल रायलिन, सार्थक, सिद्धांत और निष्क अधिकारी जैसे बच्चों ने जिस बहादुरी से सिस्टम की खामियों को उजागर किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि सरकारें इन सब के लेकर सिस्टम दुरुस्त करेगी और कम से कम स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं वीके सिंह और आप देख रहे डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत। कई मामलों में रेप और हत्या के आरोपियों को सिर्फ इसलिए राहत मिल रही है क्योंकि फोरेंसिक साइंस लैब जरूरी साइंटिफिक एविडेंस देने में सक्षम नहीं है। यह कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। कोर्ट ने यह तक कह दिया कि पुरानी मशीन, अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी की वजह से डीएनए प्रोफाइल ठीक से तैयार नहीं हो पा रहा है और उसका सीधा असर जुडिशियल प्रोसेस पर पड़ रहा है। हुआ यह कि उत्तर प्रदेश के एक रेप और मर्डर केस की सुनवाई चल रही थी। यह एक महिला लापता हो गई थी, बाद में उसका शव नदी के किनारे मिला। पुलिस का आरोप था कि महिला के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में मनोज नाम के एक व्यक्ति को आरोपी बताया गया था। पुलिस के मुताबिक एक विटनेस ने उसे उसी तरफ जाते हुए देखा था जहां बाद में महिला का शव मिला। आरोपी नवंबर 2025 से जेल में बंद था और उसने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी। जमानत की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट और उनके क्लाइंट के पक्ष में है। उनका तर्क था कि मृतका के वैजाइनल स्वैब और आरोपी के डीएनए मैच नहीं हुआ है, इसीलिए इसके खिलाफ कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस है ही नहीं जो उसे सीधे अपराध से जोड़ता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता था कि डीएनए रिपोर्ट आरोपी के पक्ष में गई है, लेकिन अदालत ने रिपोर्ट को ध्यान से देखने के बाद एक अलग बात नोट की। कोर्ट ने पाया कि मामला सिर्फ डीएनए मैच न होने का नहीं था। असल समस्या यह थी कि एफएसएल आरोपी का पूरा डीएनए प्रोफाइल को तैयार ही नहीं कर पाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि डीएनए प्रोफाइल पर्याप्त रूप से जनरेट नहीं हो सकी, इसीलिए यह तय नहीं किया जा सकता है कि मृतका के वैजाइनल स्वैब में मिला डीएनए किस व्यक्ति का था। यानी रिपोर्ट आरोपी को साफ साफ निर्दोष नहीं बता रही थी, बल्कि लैब यह निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही थी कि डीएनए आखिर किसका है। यहीं से कोर्ट की चिंता शुरू हुई। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल ने कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, उनके सामने ऐसे कई केस आते रहते हैं जिनमें महिलाओं के साथ रेप और फिर हत्या की जाती है, लेकिन जब डीएनए जांच की रिपोर्ट आती है तो उसमें अक्सर लिखा होता है कि डीएनए प्रोफाइल पूरा नहीं बन पाया है। नतीजा यह होता है कि जांच का सबसे अहम साइंटिफिक एविडेंस सबूत अधूरा रह जाता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में अदालतें मुश्किल में पड़ जाती है। अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। अदालत को अवेलेबल एविडेंस के आधार पर ही फैसला लेना पड़ता है। इस मामले में मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत निर्णायक नहीं थे, इसलिए अदालत ने कहा कि वो भारी मन और गहरे दुख के साथ आरोपी को जमानत देने के लिए मजबूर है। वहीं अपने आदेश में कोर्ट ने राज्य सरकार की भी आलोचना की। अदालत ने कहा कि पुरानी मशीनें, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी डीएनए प्रोफाइल ना बन पाने की असली वजह है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके लिए किसी और को नहीं बल्कि राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत ने मेंशन किया कि हाल ही में यूपी फोरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल के डायरेक्टर ने भी बताया था कि राज्य की कई फोरेंसिक लैब्स में कर्मचारियों की भारी कमी है और बेसिक अम्यूनिटीज पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से कोर्ट ने अपने ऑर्डर की कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चीफ सेक्रेटरी के जरिए भेजने का निर्देश दिया। अदालत ने उम्मीद जताई कि सरकार फोरेंसिक लैब्स में मॉडर्न मशीनें उपलब्ध कराएगी, पर्याप्त स्टाफ अपॉइंट करेगी और जांच व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। कुल मिलाकर हाईकोर्ट में यह नहीं कहा है कि आरोपी निर्दोष है या अपराध नहीं हुआ है। अदालत की चिंता यह थी कि जिन साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर अपराध साबित या खारिज किया जा सकता है वही फोरेंसिक लैब की कमियों के कारण उपलब्ध नहीं हो पाए। इसी वजह से अदालत के पास आरोपी को जमानत देने के अलावा कोई दूसरा कानूनी ऑप्शन नहीं बचा।
इस खबर में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। डिजिटली टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए। मेरा नाम है वीके सिंह और बने रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी में एक बार जेल हर किसी को जाना ही चाहिए। यह शब्द है सोनम वांगचुक के, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह 6 जून को कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं, जो सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ घोषित किया है। अब इसे लेकर एक नया अपडेट आया है सामने। उन्होंने एक और वीडियो जारी किया है, उसमें क्या कहा है, क्या डिटेल्स दी है, वो सारी डिटेल्स जो है हम आपके साथ साझा करेंगे। जी सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा, कल यानी 2 जून को सोनम वांगचुक ने यह ऐलान किया था कि वह सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं। 6 जून को जो जंतर मंतर में होने वाला है, अगर 5 जून तक धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अगर रिजाइन नहीं किया तो उसके बाद अभिजीत दीपके से भी एक प्रतिक्रिया आई कि वी आर वेरी एक्साइटेड कि सोनम वांगचुक हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं। यह हमारे पास खबर थी कल तक। आज सोनम वांगचुक ने एक और दूसरा वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने बोला कि कल मैंने ऐसा बताया था कि मैं प्रोटेस्ट में शामिल होने वाला हूं, लेकिन एक शर्त पर उन्होंने कहा कि यह प्रोटेस्ट जो है बहुत ही शांतिपूर्वक हम करेंगे, प्यार से करेंगे और बहुत पीसफुली करेंगे। उन्होंने ऐसा बताया और कहा कि हो सकता है कि सामने वाले की तरफ से दूसरी तरफ से बल का प्रयोग हो सकता है, हम मारपीट भी हो सकती है, लाठीचार्ज हो सकता है। इनडायरेक्टली उन्होंने प्रशासन की बात की, दिल्ली प्रशासन यस और फिर उन्होंने कहा कि हमें जेल तक जाना पड़ सकता है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, हमें वैसे ही रहना है। और गांधी जी ने जैसा हम लोगों को सिखाया था कि बहुत पीसफुली, नॉन वायलेंटली करने हैं चीजें, हम वैसे ही करेंगे प्रोटेस्ट। उन्होंने ऐसा कहा तो ये उन्होंने शर्त की बात की, और क्योंकि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमें जेल भी जाना पड़े और शांति भंग करने की कोशिश भी की जा सकती है, तो इसे लेकर जेल को लेकर क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा उसी वीडियो में उन्होंने एक पुराना वीडियो अपना शेयर किया, जहां पर एक पत्रकार उनसे पूछ रही है कि आप अभी अभी जेल से आए हैं सोनम जी, क्या वो बहुत स्ट्रेसफुल था, मेंटल पीस को थोड़ा तबाह हो गया था, आपका ऐसे पूछा था उन्होंने। तो उसमें सोनम वांगचुक ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जेल में इनफैक्ट मैं बहुत पीसफुली रहा था और आइसोलेशन में बैठ के मैंने बहुत सारी चीजों पर मैंने विचार किया, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने पत्रकार को बताया, उनसे बोला कि आपको भी एक बार जेल जाना चाहिए। जेल तो हर एक इंसान को जाना चाहिए क्योंकि एक अलग ही एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऐसा कहा। उस पर पत्रकार थोड़ी हंस भी पड़ी। उन्होंने फिर अभिजीत दीपके के बारे में भी मेंशन किया कि दीपके ने कहा है कि मैं जब लैंड करूंगा इंडिया में हो सकता है कि मैं लैंड होते ही अरेस्ट हो जाऊं, लेकिन मैं फिर भी आऊंगा और मैंने अपने अधिकारों के लिए, अब मैं अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। तो बस यही था मोटा मोटी चीज। हाँ, तो ये सारी जो चीजें आ रही है, ये आ रही है 6 जून का जो प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है उससे थोड़ा पहले ही। और इसके अलावा लगातार अपडेट्स अभिजीत दीपके को लेकर भी आ रहे हैं। उन्होंने भी लगातार अपने जो इंस्टाग्राम पेजेज है और जो उनके अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल से वहां पर डिटेल्स शेयर करनी शुरू कर दी है। और साथ ही में आज यानी जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 3 जून की ये तारीख है और 3 जून को उन्होंने एक और ऐलान किया है। हालांकि यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कोकरोच जनता पार्टी से नाम से कई बार कंफ्यूजन की गुंजाइश बनी रहती है कि ये क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कोकरोच जनता पार्टी एक स्टायर के रूप में वो शुरू हुई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे उसे एक मूवमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टी के फाउंडर है, जो सीजेपी के फाउंडर है अभिजीत दीपके, और इसी कड़ी में उन्होंने आज 3 अपने स्पोक्स पर्सन का भी नाम अनाउंस किया, जिसके बाद प्रॉपरली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। ये जो स्पोक्स पर्सन है उनके नाम है सौरभ दास, विजय दहिया और आशुतोष रंका। तो ये सब जो है इन लोगों ने शाम को 6 जून की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इनमें सौरभ दास का नाम आपने शायद सुना होगा, जो फॉर्मर सीजेआई थे DY चंद्रचूड़, उनको लेकर एक बहुत बड़ा उनका जो पूरा कार्यकाल था, उनकी जो लाइफ की जर्नी थी, जुडिशरी की जर्नी थी, उस पे सौरभ दास ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा अपना एक पीस से लिखा था और जो बहुत ज्यादा
चर्चा में रहा और उसके बाद से सौरभ दास लीगल चीजों को लेकर और बहुत सारी इस तरह की खबरों को लेकर खबरों में लगातार बने रहते हैं। और अब सौरभ दास को भी सीजेपी ने एक स्पोक्स पर्सन के रूप में चुना गया है। तो यानी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक ऑनलाइन पॉलिटिकल सर्कल इनिशिएटिव जो था उसको एक दिशा दी जाने की कोशिश कर रही है। अब ये कहां तक पहुंचता है यह देखने वाली बात होगी। और 6 जून 2026 को जब एक प्रोटेस्ट करने की बात कही गई है उस दिन क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। जो भी होंगे बड़े अपडेट्स हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं वीके सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद जय भारत। तस्वीर में नजर आ रही है महिला बबीता पांडे है। 25 मई को बबीता उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ट्रैकिंग के लिए गई थी लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी। पिछले 4 दिनों से उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। दैनिक भास्कर से बातचीत में बबीता के भाई हर्षित पांडे ने बताया कि बबीता अपने 2 दोस्तों हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ गढ़वाल घूमने निकले थे। पहले वो लोग हर्षिल गए फिर दयारा बुग्याल की ट्रैकिंग पर निकल गए। 29 मई की रात वह सभी गोई नाम की जगह पर रुके थे। बबीता के भाई के मुताबिक रात में वो अपने दोस्तों के साथ ही थी। अगली सुबह करीब 4 बजे उसके दोनों दोस्तों ने बबीता के घर पर फोन किया। उन्होंने बताया कि बबीता टेंट में नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बबीता के दोस्तों के मुताबिक 29 मई की रात उन तीनों ने शराब पी थी जिसके बाद बबीता ने कहा कि वो कुछ देर बाहर बैठना चाहती है। दोस्तों के मुताबिक इसके बाद वो बाहर चली गई और वो दोनों सोने चले गए। जब 4 बजे उनकी आंखें खुली तो बबीता कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने बाहर आकर भी देखा लेकिन वो कहीं नहीं थी, उसका फोन भी बंद था। बबीता के भाई हर्षित का कहना है कि वो दोस्तों के साथ गई थी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं दोनों की थी। हर्षित ने मनीरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने बबीता के दोनों दोस्तों पर हत्या या किसी अनहोनी की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उधर सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की टीम्स लगातार बबीता की तलाश कर रही है। घने जंगल और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से तलाश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता के चप्पल और आईडी मिली है लेकिन फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट की जांच में सामने आया कि जिस ट्रैकिंग एजेंसी के माध्यम से यह लोग ट्रैक पर गए थे उसने फर्जी परमिट का इस्तेमाल किया था। एजेंसी ने अपने पुराने परमिशन लेटर में काट छाट करके बबीता और उसके दोस्तों के नाम फर्जी तरीके से जोड़े थे। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने QR कोड स्कैनिंग के जरिए इस जालसाजी को पकड़ा। इसके बाद ट्रेनिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। बबीता पांडे नैनीताल के रामनगर के रहने वाली है। वो दिल्ली से MBA की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी कर रही थी। फिलहाल उत्तरकाशी के तमाम इलाकों में बबीता की तलाश की जा रही है। वहीं बबीता के अलावा नोएडा के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान भी पिछले 5 दिनों से लापता है। 29 मई को अभिषेक अपने 3 दोस्तों के साथ उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर की तरफ ट्रैक के लिए गए थे। उनके साथ एक गाइड भी मौजूद था। जब अभिषेक गाइड के साथ वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने गाइड से कहा कि वो बहुत थक गए हैं, कुछ देर आराम करना चाहते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों और गाइड से आगे निकल जाने के लिए कहा। गाइड तय समय पर बेस तक पहुंच गया लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी अभिषेक नहीं लौटे। गाइड वापस उनके दोस्तों के साथ उसी जगह पर गया जहां उन्हें छोड़ा था लेकिन अभिषेक वहां नहीं थे। रेस्क्यू टीम ने उनकी तलाश शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम को अभिषेक की शर्ट और टोपी मिली। अभिषेक के दोस्तों के मुताबिक लापता होने से पहले अभिषेक ने यही शर्ट पहनी थी। SDRF, NDRF, पुलिस विभाग, वन विभाग समेत तमाम टीम्स अभिषेक की तलाश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में 2 लोगों का ऐसा लापता होना गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। फिलहाल दोनों ही मामलों में तलाश की जा रही है। जो भी अपडेट्स आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है वीके सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद जय भारत। मंदिर में दर्शन के लिए एक आदमी मुंह छिपाकर पहुंचता है। पुजारी से दर्शन के बारे में पूछता है। पुजारी कथित तौर पर एक तय रकम की मांग करता है लेकिन पुजारी को अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं एक मंत्री है। इसके बाद पुजारी को सेवा से हटा दिया गया। मामला तमिलनाडु के प्रसिद्ध तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है। टीवी के नेता S रमेश 29 मई को अचानक मंदिर पहुंच गए। यहाँ उन्हें नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिले। श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की जा रही थी।
दर्शन के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। मंत्री के सहयोगी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे तो ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन इस धांधली के सामने आते ही सरकार ने 5 लोगों पर तुरंत एक्शन ले लिया। 4 मंदिर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और पुजारी को सेवा से तो हटा ही दिया गया है। श्रीनिवासन रमेश तमिल वेट्री करगम यानी टीवी के सरकार में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर में गड़बड़ियों के बारे में कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि 29 मई की सुबह वे मास्क पहनकर मंदिर गए थे, जहां उन्होंने खुद देखा कि श्रद्धालुओं से पैसे लिए जा रहे थे और उसके बाद उन्हें दर्शन के लिए अंदर ले जाया जा रहा था। एस रमेश के मुताबिक इस काम में पुजारी और अधिकारी दोनों ही मिलकर शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुजारी ने उनसे दर्शन के लिए नगद राशि की मांग की थी, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जांच अभी चल रही है, इसके बाद इसके पूरे होने के बाद ही जानकारी दी जाएगी। इसके बाद डीएम के द्रविड़ मुन्नीत्रगम ने इस मामले को लेकर टीवी के सरकार पर निशाना साधा है। तिरुचेंदूर विधानसभा के डीएम के विधायक अनीता आर राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट करके एक बयान जारी किया। कहा कि मंत्री एस रमेश ने सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पुजारियों के समुदाय का अपमान किया है और पार्टी इसकी बड़ी कड़ी निंदा करता है। एस रमेश का भी इस पर जवाब आया। कहा कि जो लोग जनता का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनता ने ही वोट दिया है, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। भक्तों से गैर कानूनी तरीके से पैसे लेकर सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करना सेवा नहीं है और किसी भी भगवान ने उनसे ऐसा करने को नहीं कहा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, तिरुचेंदूर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक अनीता आर राधाकृष्णन जी, वैसे पेरियार के सच्चे अनुयायियों के नाम के साथ जाति सूचक उपनाम लगाने की परंपरा नहीं होती है। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को इसीलिए चुना है कि वे लोगों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से हो। भक्तों से गैर कानूनी तरीके से पैसे लेकर ही सेवा की जाए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना सेवा नहीं है और न ही किसी भगवान ने ऐसा करने को कहा है। उन्होंने आगे लिखा, कल तक डीएमके के लोग कहते थे कि वे एक विशेष जाति के समर्थन में काम कर रहे हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि उस जाति का अपमान किया गया है। जब गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो अचानक इतनी बेचैनी और गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है, यह मेरे समझ के परे है। तिरुचेंदूर मंदिर में अभी भी कई अन्य अनियमितताएं चल रही है। मैं जल्द ही उन्हें भी उजागर करूंगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंदिर के जॉइंट कमिश्नर के रामू ने मंदिर के पुजारी जी अयप्पन को कार्यक्रम यानी सेवा करने से रोकने का निर्देश जारी किया है। आरोप है कि जी अयप्पन भक्तों से दर्शन के लिए अवैध पैसे वसूलने में शामिल थे। इसी तरह एंट्रेंस पर तैनात सिक्योरिटी कर्मचारी के करुप्पा स्वामी और ए तोप्पू को भी ड्यूटी से हटा दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने भक्तों को दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए पुजारी से पैसे लिए थे। जॉइंट कमिश्नर के रामू ने 2 अन्य कर्मचारियों पी शंकर और पी नागराज के निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया है। इस पर मुंडन कक्ष में भक्तों से रिश्वत लेने का आरोप था। इस खबर में इतना ही। यह खबर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मेरा नाम है वीके सिंह। देखते रहिए डिजिटल टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, 5 लोग गिरफ्तार हुए। टीएमसी कह रही है कि यह बीजेपी समर्थित भीड़ का हमला था। बीजेपी कह रही है कि यह मामला टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई का है और अब इस पूरे विवाद में तस्वीरें, गिरफ्तारियां और राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप आमने सामने आ गए हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले की यह घटना तब हुई जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी साउथ 24 परगना के सोनारपुर में थे। अभिषेक वहां पोस्ट पोल वायलेंस में मारे गए एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे। इसी दौरान उनके काफिले के आसपास भारी हंगामा हुआ। भीड़ ने पथराव किया, अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, नारेबाजी भी की। वीडियो में अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का मुक्की भी साफ साफ देखी जा सकती है। यह धक्का मुक्की इस स्तर की थी, इस लेवल की थी कि अभिषेक की शर्ट फट गई। हालात कुछ ऐसे हो गए कि सुरक्षा घेरे में उन्हें वहां से निकलना पड़ा। उन्हें सेफ्टी के लिए क्रिकेट हेलमेट पहनाकर निकाला गया। इस पूरी घटना के बाद टीएमसी ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है, जो अब राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है। चुनाव जीतने के बाद से पार्टी ने सोशल मीडिया पर टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अभिजीत विश्वास इसी इंसिडेंट स्पॉट पर मौजूद थे।
वो भीड़ को निर्देश दे रहे थे। टीएमसी ने सवाल उठाया, अगर बीजेपी कहती है कि हमला लोगों के एकदम से आए गुस्से का नतीजा था, तो फिर बीजेपी का एक पदाधिकारी वहाँ इतने एक्टिव रोल में क्या कर रहा था? वो किसके निर्देश दे रहा था? इस भीड़ को जुटाया किसने और हमले की प्लानिंग किसने की? यानी टीएमसी का आरोप है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि बीजेपी का एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल अटैक था। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक अलग दावा करते हुए एक पोस्ट की। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 6 लोग कुछ समय पहले तक पूर्व टीएमसी विधायक लवली मैत्रा के करीबी सहयोगी बताए जाते थे। अमित मालवीय ने लिखा, टीएमसी का यह पर्दाफाश जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक अलग थलग घटना थी या फिर तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी की ओर इशारा है? क्या अंदरूनी राइवलरी अब खुलकर सामने आ रही है? मतलब बीजेपी का कहना है कि यह हमला किसी और दल ने नहीं, बल्कि टीएमसी के ही अंदर चल रही खींचतान का नतीजा हो सकता है। इसी बीच टीएमसी ने बीजेपी के जवाब को डाइवर्जन स्ट्रेटेजी बताया। कहा कि बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। फिर तृणमूल कांग्रेस ने एक और तस्वीर जारी की। दावा किया कि तस्वीर में दिख रहा आकाश गायन नाम का यह शख्स हमलावरों में शामिल था। टीएमसी ने उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी का हवाला देते हुए उसे बीजेपी वर्कर बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि अमित मालवीय और बीजेपी के दूसरे नेता असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिसिया कार्रवाई की भी तेज हुई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद रात भर छापेमारी की गई। वीडियो फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर कम से कम 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 6 भी बताई गई है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अब तक ना तो अभिषेक बनर्जी और ना ही टीएमसी ने ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बावजूद पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप से इनकार किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समक भट्टाचार्य ने कहा, बीजेपी इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं है, लेकिन जो हुआ वो उन स्थानीय लोगों के गुस्से का परिणाम हो सकता है जिन्हें सालों तक प्रताड़ित किया गया। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हॉस्पिटल पहुंची। उन्होंने एक्स पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा, रूलर्स हैव बिकम किलर्स, शेम ऑन यू बीजेपी। शासक हत्यारे बन गए हैं। बीजेपी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में 2 राजनीतिक कहानियां सामने आ रही है। पहली तो टीएमसी की, जो इसे बीजेपी स्पॉन्सर्ड हमला बता रही है। दूसरी है बीजेपी की, जो इसे टीएमसी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा बता रही है। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया टकराव खड़ा कर दिया है और अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि वही तय करेगी कि हमला राजनीतिक विरोधियों ने किया था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं वीके सिंह और देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।